नमस्कार, मेरा नाम है विकास। आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी लर्न एंड फन। आज का हमारा टॉपिक है भौतिकी के वैद्युत आवेश से टॉप 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि सभी बोर्ड में लगभग सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमें पढ़ने चाहिए इनको। इसीलिए इनको हमने लिया है और आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से हैं। इनको समझना है क्या है कैसे है, रटना नहीं है। इसलिए यह वीडियो बना रहा हूँ मैं, और आप सभी इसको अच्छे से सीरीज वाइज देखते जाना। चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का प्लेलिस्ट टाइप वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला देखो क्या है क्वेश्चन, कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखिए। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एकदम इजी है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप कूलाम का नियम पढ़े हैं और कूलाम के नियम में क्या है उसको देखिए, है ना। जैसे पहला है, ये क्या है, कूलाम का नियम है, लेकिन हमको पूछा क्या गया है, सदिश रूप में लिखिए। अब किसी भी चीज को यदि हम लोग सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो इकाई सदिश का उसका वो होता है ना, इकाई सदिश का वैल्यू उसको लिखना पड़ता है, जिसको स्थिति सदिश के अनुसार लिखना होता है ना। तो इसको समझना है, पहले आप देखिए कैसे ये होगा, है ना। जैसे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो रॉन्ग है ना, इसको नहीं वो करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि किसी भी चीज को यदि हमें सदिश रूप में बदलना है तो उसके लिए हमें गुणा करना होता है कैप आर, है ना। जैसे मेरे को इसको बदलना है तो कैप आर का मैं गुणा करूंगा, है ना। तो कैप आर का जो वैल्यू होता है वो होता है वेक्टर आर अपॉन आर, है ना। तो ये बताओ, ये मेरा कूलाम का नियम है, यदि मैं इसमें इसका इंटू करूं, इसमें इसका इंटू करूं तो कौन सा वैल्यू प्राप्त होगा? वेक्टर आर अपॉन आर का क्यूब। क्यों? क्योंकि ये आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होता है? तो एकदम फिक्स वैल्यू है, ये कितना होता है, तो ये फर्स्ट वैल्यू देखो ये राइट है। अब वायु या निर्वात में विद्युतशीलता पूछ रहा है। विद्युतशीलता मतलब कि किसी भी पदार्थ में क्या है, कितना क्षेत्र, कितना विद्युत क्षेत्र वो बना सकता है, वह उसका विद्युतशीलता कहलाता है ना। तो इसको याद रखना है कि क्या है। तो इसका फिक्स वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के परावैद्युतांक का मान होता है। तो धातुओं के परावैद्युतांक का मान आप लोगों ने सुना होगा या फिर नहीं जानते होंगे, तो देख लीजिए। धातुओं की जो परावैद्युतांक का मान 1, 0, 1 से कम नहीं होगा। ठीक है, 1 हो सकता है, 1 से कम किसी का नहीं होगा। ठीक है, अनंत। तो इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है कौन सा? अनंत। अब क्यों होता है इसको जान लीजिए। इसका वैल्यू अनंत इसलिए होता है क्योंकि किसी धातु पदार्थ में क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परावैद्युतांक गुण को बढ़ा देते हैं। कैसे? परावैद्युतांक गुण क्या है, देखो परावैद्युत शब्द को पहले समझना है कि परावैद्युत जो चीज होता है वो क्या होता है, ये अपने में से धारा का प्रवाह होने नहीं देता, एक प्रकार का ये विद्युत रोधी होता है, लेकिन वैद्युत जो आवेश है उसके प्रवाह का प्रदर्शन करता है। खुद से होने नहीं देता, लेकिन वैद्युत आवेश के प्रवाह का प्रदर्शन करता है परावैद्युतांक जो पदार्थ है ना। तो ये इसका गुण है, किसी पदार्थ का गुण है परावैद्युतांक, है ना। वो अपने में से धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, लेकिन उसमें प्रवाह का प्रदर्शन करेगा। जैसे कांच हो गया, और कागज भी एक प्रकार का परावैद्युतांक पदार्थ है। ठीक है, यूज करते हैं, जैसे वैद्युत अपना वो बनाते हैं ना, कैपेसिटर में यूज करते हैं परावैद्युतांक पदार्थ का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका वैल्यू अनंत होता है। क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो बताना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, है ना। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है अनंत। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं, समान द्रव्यमान के धातु के दो गोलों को आवेशित करने पर, है ना। तो देखो समान द्रव्यमान के मान लो दो गोले हैं, ठीक है।
यहाँ देखो समान द्रव्यमान के मान लो दो गोले है ना, M1 और M2, समान द्रव्यमान दो गोले है ना, M1 और M2 मान लेते हैं, द्रव्यमान सेम है लेकिन M1 M2, ठीक है। समान द्रव्यमान के दो धातु के गोले हैं जिनको हम लोग आवेशित करते हैं, है ना। अब देखो एक बात याद कर लेना कि जब भी किसी चीज को हम लोग आवेशित करते हैं, यदि हम लोग उसको धनावेशित हो रहा है, कोई चीज यदि धनावेशित हो रहा है मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यदि कोई चीज इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो रहा है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यदि उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, और यदि वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी। ये बात याद रख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है, समान द्रव्यमान के दो धातु के गोले को आवेशित करने पर, ठीक है, धनावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा। रॉन्ग है, अभी जैसे बताया कि यदि हम लोग धनावेशित कोई गोला है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दोनों का द्रव्यमान समान होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या बताया मैं कि धनावेशित और ऋणावेशित दोनों को देखना है ना, तब समझ में आएगा। तीसरा क्या है, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान अधिक होगा, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर राइट है, इनमें से कोई नहीं भी रॉन्ग है, ठीक है। तो ऋणावेशित गोले का जो द्रव्यमान है वो अधिक होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश होता है, घर्षण। अब देखो घर्षण जब भी हम करते हैं तो किसी एक वस्तु या एक पदार्थ पर घर्षण संभव नहीं है, हम कभी भी करेंगे तो दो वस्तुओं में घर्षण करेंगे। जैसे मेरा ये हाथ है ना, मैं हाथ से इस पर घर्षण कर रहा हूँ, ये तो दो वस्तु में घर्षण हो रहा है, इसमें भी आवेश उत्पन्न होगा, इसमें भी आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है, दोनों में आवेश उत्पन्न होना संभव है, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार देखते हैं क्या है, घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश होता है तो धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक कम, ऋणात्मक अधिक या बराबर और विपरीत, चार ऑप्शन है, तो चारों में केवल धनात्मक नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम लोग कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है ना, ये पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो वही चीज है कि यदि हम लोग दो चीज में घर्षण करेंगे, दो अलग अलग पदार्थों में, तो घर्षण करने पर विपरीत आवेश उत्पन्न होगा दोनों में, लेकिन बराबर होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपना बराबर और विपरीत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक कूलाम आवेश वाले चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन एकदम इजी है बट कई लोग इसको पढ़े नहीं रहते तो बना नहीं पाते, लेकिन समझना है। देखो क्या पूछा है, एक कूलाम आवेश वाले चालक पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, आवेश के क्वांटमीकरण का सूत्र। अब आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो प्रत्येक पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है, तो इसका सूत्र अपना बनता है Q इज इक्वल टू NE, है ना। तो इसके अनुसार क्या बोला है, एक कूलाम आवेश वाले चालक पर, है ना, एक कूलाम आवेश मतलब कि हमें Q का वैल्यू दे दिया है 1, और हम लोग जानते हैं E का वैल्यू क्या होता है ना, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10 की घात में -19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमें क्या पूछा है, N का वैल्यू पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका प्रीफिक्स जो वैल्यू है, मेन वैल्यू, वो आएगा, देखो इसका वैल्यू सेम निकालने के लिए आपको 10 को ऊपर ले जाना है, जैसे 10 को ऊपर ले जाएंगे 90 हो गया, और ये 1 तो है ही, ठीक है, 1 को लिख लो, उसके बाद ये आ गया अपना इतना 16, ठीक है। इसके बाद और आगे जब इसको सॉल्व करोगे इजी है, ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वाला अपना ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखना है कैसे आएगा, तो इसको भाग दे देना 1 से, उसके बाद इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, काट देना आ जाएगा, ठीक है। अभी इतना ही वो करते हैं इसमें डिस्कस, वैल्यू ये आ जाएगा, आप इजी है देख लेना। एक चालक पर 14.4 × 10 की घात में -19 कूलाम धनावेश है, ठीक है। सेम वैसी ही क्वेश्चन है, एक चालक पर क्या है, एक चालक पर 14.4 × 10 की घात में -19 कूलाम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पूछा है। कमी पूछे, वृद्धि पूछे, एक ही काम करना है आपको, यदि किसी चालक पर आवेश का वैल्यू दिया है
और इलेक्ट्रॉन पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही फॉर्मूला फिर से लगा देना है, Q इज इक्वल टू Ne। अब इसमें देखो किसका वैल्यू दिया है, इसमें एक चालक पर 14.4 गुणित 10 की घात में माइनस 19 कूलाम आवेश है ना, कूलाम धनावेश है, धनावेश का वैल्यू दिया है। तो क्या करना है, हमें Q का वैल्यू दिया है 14.4 गुणित 10 की घात में माइनस 19 कूलाम। ठीक है, उसके बाद हमें अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का मतलब कि हमें एक इलेक्ट्रॉन पर पता है, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात में माइनस 19 कूलाम है ना, माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। अब देखो उसके बाद हमें एन का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। तो देखो जब उसका घात भी समान है और आधार भी समान है तो ऊपर नीचे दोनों से हमें काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यदि मैं इसको हटा दूं, दोनों देखो एक एक संख्या के बाद दशमलव होता है तो हम लोग वैल्यू जो है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, हटा देते हैं सीधा, ऐसे समझो। ठीक है, तो 44 बटे कितना है 16, तो n का वैल्यू कितना होगा 16 निया। 16 निया कितना होता है 144 होता है, तो 16 निया 144, ये कर लिया 9 बार। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कुछ दिया है, हाँ ऑप्शन में तो है 9 इलेक्ट्रॉन, आंसर ये है। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना होता है, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सूत्र लगाओ आंसर आ जाता है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा है, वायु या निर्वात में निरपेक्ष विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, लेकिन वायु या निर्वात में आपको रट लेना है, याद कर लेना है। अब मात्रक तो आप याद करना ही पड़ेगा, फैराड प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, याद कर लेना। एक आवेश क्यों घन के कोने पर रखा है, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। एक घन बना लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं, ये अपना बन गया घन। ठीक है, एक आवेश क्यों घन के कोने पर रखा है, घन के कोने से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ये बोला है। ठीक है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से, है ना, आप लोग जानते होंगे ये घन का एक कोना है, और घन में कुल कितने कोने होते हैं ये भी जानते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो किसी भी घन के एक कोने से बोल दे या फिर किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो लगता है अपना क्या, गाउस का प्रमेय। और गाउस का प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के ही जाना यदि पेपर में आए कोई सा भी बोर्ड हो। ठीक है, तो गाउस के प्रमेय से 5 व्यंजक है, 5 व्यंजक अच्छे से कर लेना। चलो देखो फिर क्या बोल रहा है, क्यों आवेश है तो जाने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो जब भी हम निकालते हैं गाउस के प्रमेय से तो परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो उसके लिए देखो ये एक कोना ले लिया, मतलब किसी भी चीज का एक भाग लिया। अब नॉर्मल आप लोग जानते हो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है गाउस के प्रमेय से, वो है ना, क्या बोलता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, है ना, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 या 0 गुना होता है, ऐसे टाइप का बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब हमें पता चल गया कि क्यों आवेश है कोने पर क्यों आवेश है। तो इससे परिबद्ध जब निकालेंगे परिबद्ध फ्लक्स का मान तो क्या होगा, 1/8 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक कोना लिया है, किसका, 8 कोनों में से एक भाग लिया है, तो उसका कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, परिबद्ध क्षेत्रफल का फ्लक्स का मान कितना है, क्षेत्रफल से गुजरने वाला ε0 × 8। ठीक है, तो इसका वैल्यू कहाँ दिखना है, ध्यान से देखना ये। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम इजी है क्वेश्चन, बस हम लोग इसको डिफिकल्ट वो कर लेते हैं, लेकिन इजी है, समझना है एक बार में। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं, गाउस का प्रमेय का गणितीय रूप है। ठीक है, तो गाउस के प्रमेय का गणितीय रूप है, देख लो कौन सा है, डी वाला ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, देखो E = F/Q0 है ना, तो ये क्या है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है ना, मतलब उसका सूत्र है। तीसरा देखो है ना, सी देखो मतलब F = ये क्या है अपना कूलाम चाचा का, मतलब ये कूलाम के नियम से ही लिया गया क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो निकालते हैं ना उसके वाले में आएगा, है ना, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं, आंसर नहीं, ये भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर ये, जानते हो गणितीय विवेचना में यही आता है। ठीक है, लास्ट में व्यंजक में गाउस के क्रम में, तो ये अपना आंसर हो गया। अब देखो Q देखो इसमें क्या पूछा है 11वां, है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक लिखिए।
ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसी भी पृष्ठ, जैसे देखे होंगे अनंत लंबाई के चादर के लिए हमें बोला जाता है, तो हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व का उपयोग करते हैं, है ना। सिग्मा वाला जो फॉर्मूला है उससे बनता है। तो इसका हमें अभी कुछ नहीं करना है, मात्रक बताना है, एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या होगा? क्या टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा? नहीं भाई, यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं चल रहा है, टेस्ला नहीं आएगा, है ना। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा क्या? हाँ, देख सकते हैं, हो सकता है ना। तो गाउस का गाउस ये तो है ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ऑप्शन सही है। देखो क्यों सही है, क्षेत्रफल के लिए कूलाम बोला है ना, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, कूलाम का क्यू अपॉन क्षेत्रफल का ए, है ना। ये अपना फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को हमें देखते हुए बनाना है। जैसे कूलाम, इसका हो गया कूलाम, और इसका अपना हो गया ए का एरिया का मीटर स्क्वायर, है ना, या मीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, क्यू अपॉन ए कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो 12वां नंबर का क्वेश्चन है, Q1 इंटू Q2 बड़ा है 0 से, है ना, तो बल की प्रकृति होगी, ये बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है। यदि मेरे को बल की प्रकृति ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा, Q1 इंटू Q2, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझो, Q1 इंटू Q2 बड़ा कब होगा 0 से, जब दोनों एक तो माइनस में होगा, एक तो दोनों प्लस में होगा, है ना। मतलब Q1 मान लो -2 इंटू -2 क्यों आवेश इंटू -2 क्यों, है ना, मान लो एग्जाम्पल के रूप में। तो दोनों का वैल्यू कितना आएगा, जब माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और ये 4 क्यों, तो ये 0 से बड़ा है कि नहीं। वैसे ही यदि मैं माइनस प्लस लूँगा तो क्या होगा, माइनस प्लस लेने पर वैल्यू माइनस में आएगा, और माइनस क्या होता है, 0 से क्या होता है, छोटा होता है, -0 से छोटा होता है, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों आवेश हैं वो क्या है, दोनों आवेश सजातीय आवेश है ना। और दोनों आवेश जब सजातीय आवेश है तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का स्थायी मात्रक क्या है, ये हमें पूछा गया है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कूलाम प्रति मीटर है या कूलाम मीटर है, कूलाम इंटू मीटर है, सॉरी। उसके बाद और कंफ्यूज होते हैं कि कूलाम मीटर स्क्वायर है। तो इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अल्प दूरी पर स्थित एक व्यवस्था होती है समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों की। ठीक है, तो उसी को याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ है ना, मैंने वैद्युत द्विध्रुव बताया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है P = 2L, है ना, ये नॉर्मल सा। अब कूलाम का क्या लिखते हैं हम लोग, है ना, मतलब आवेश का हम लोग कूलाम लिखते हैं, कूलाम। और इसका लंबाई का क्या लिखेंगे, लंबाई का हम लोग लिखते हैं मीटर। सिंपल सा, ये याद रख लो, ये खत्म। तो इसका हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में होते हैं, ये अभी आंसर इसका मैं बताया हूँ, सेम वही चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव में होते हैं सजातीय आवेश होता है, विजातीय आवेश। अब कई लोग अभी जैसे बोल दिया कि सजातीय आवेश होते हैं, नहीं सॉरी, विजातीय आवेश होते हैं, ऐसा मैंने बोला है ना। तो विजातीय आवेश को टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश ये ऑप्शन में है, तो इसी को लगाना पड़ेगा। क्योंकि समान परिमाण, क्यों समान है कि नहीं, Q1 Q2, है ना, तो उनका परिमाण क्या है, क्यों ही है। तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं खाली स्थान वाला है ना, इसको देखना है खाली स्थान कैसे भरना है और समझ के भरना है भाई। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी खाली स्थान वक्र नहीं बनाती हैं। तो इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर होता है क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत क्षेत्र से
एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनको अच्छे से पढ़ के जाना कैसे होते हैं, किस प्रकार से इसमें से ऑब्जेक्टिव जो भी बनेगा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान रेखाएं होती हैं, है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सॉरी मैं 17 नंबर का बोल गया, कोई बात नहीं, देख लो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान रेखाएं होती हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, याद रखना, ठीक है। काल्पनिक, ठीक है, थोड़ा सा इंक नहीं चल रहा है, काल्पनिक रेखाएं होती है, याद रख कर लेना, ठीक है। 16 नंबर देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को खाली स्थान करती है ना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को खाली स्थान नहीं करती है, तो एक दूसरे को काटती नहीं, ऐसे काटती नहीं, है ना। एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटेगी तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दो दिशा प्राप्त होंगे, दो हमें पॉइंट मिलेंगे, अलग अलग दिशा मिलेंगे, जो कि संभव नहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ठीक है। ये तो हो गया। अब 18वां देखते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हमें विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है और उससे इसका वो करना है, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम, ठीक है, याद करना। इसको याद करके ही चलना है, क्योंकि 1 मिनट के लिए आप लोग याद करके चलेंगे तो आपका समय बचेगा पेपर में, जल्दी जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। 10 मिनट पहले ही पेपर बनाने का प्रयास करना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक खाली स्थान है। इसको बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी एक फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर है ना, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, इसी को बोल रहा है, ये याद रखे, फिर इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल जाएगा, ये वाला, है ना। तो इसका क्या होगा, न्यूटन, बल का क्या होता है न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा प्रति कूलम, बस न्यूटन प्रति कूलम हो गया, ठीक है। ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की खोज किसने किया था, है ना। खोज खाली स्थान, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की खोज खाली स्थान ने किया था, है ना, ने किया था। तो इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना और बताना कि ये सीरीज आप लोग को कैसा लगा, है ना। और आगे देखते रहना वीडियो अच्छे से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।